किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति, अर्थव्यवस्था का विकास इस बात पर डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था कितनी संतुलित है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा था कि एक अर्थव्यवस्था उस समय संतुलन की स्थिति में होती है जब उस अर्थव्यवस्था का कुल मांग यानी कि जो जितने भी लोग रहते हैं सब लोगों के द्वारा किया जाने वाला व्यय और उस देश में जितने भी उत्पादक रहते हैं उनके द्वारा किया गया पूर्ति, जिसको कुल पूर्ति कहते हैं। जब कुल मांग और कुल पूर्ति जब दोनों ही आपस में बराबर होते हैं उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है जहाँ पर जितने भी लोग बेरोजगार होते हैं, जिनको काम करने की इच्छा है, काम करना चाहते हैं, तो उन सबको क्या मिलता है, कार्य की प्राप्ति हो जाती है। इससे देश अर्थव्यवस्था जो संतुलन की स्थिति में आ जाती है। तो यहाँ पर जो सामूहिक मांग है, ये जो सामूहिक पूर्ति है, ये सभी चीज़ें मुख्यतः डिपेंड करती हैं आय पर। तो यहाँ पर आय के दो भाग होते हैं। आय का एक भाग व्यय किया जाता है और एक भाग बचत किया जाता है, और बचत किया भाग एक समय के बाद निवेश किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि उपभोग क्या होता है और उपभोग और आय का जो संबंध होता है उससे बनता है उपभोग फलन। तो उपभोग फलन क्या है, इसके कौन कौन से अंग हैं, फिर बचत फलन क्या होता है, इसके कौन कौन से अंग हैं, और इन दोनों के साथ साथ एक बात और पढ़ेंगे वो है निवेश फलन। निवेश क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। चलिए टाइम खोटी ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, जहां पर हमें पढ़ना है उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन। देखिए बेसिकली हर एक चीज निर्भर करता है आय पर। आय का मतलब क्या होता है, इनकम पर। हम आय करेंगे, इनकम करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत आय की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, जिसको शो किया जाता है कैपिटल वाई से। तो इनकम के दो भाग होते हैं। एक भाग हम अपने ज़रूरत पर व्यय करते हैं, किस पर, ज़रूरत को व्यय के वाले बोलते हैं उपभोग व्यय, और उपभोग करने के बाद जो बचता है वो होता है हमारा बचत। क्या होता है, बचत। बचत को शो किया जाता है कैपिटल एस से और उपभोग को शो किया जाता है कैपिटल सी से। और क्योंकि अगर हमें अपने आय में वृद्धि करनी है तो आय में वृद्धि करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, निवेश की। और निवेश तभी हो पाता है जब हमारे पास पैसे हो। निवेश को शो किया आय से, तो बचत का जो भाग किया जाता है एक निश्चित समय के बाद जब हमारे पास इनफ पैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको कर देते हैं निवेश में परिवर्तन। तो उपभोग निर्भर होता है आय से। आय बढ़ेगा तो उपभोग में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो बचत में भी वृद्धि होगी। तो आय और उपभोग का संबंध, ठीक है, और बचत और उपभोग का संबंध, इन संबंधों के बारे में पढ़ना है कि इन संबंधों का नतीजा क्या होता है। तो आय और उपभोग के संबंध को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना है उपभोग क्या है। उपभोग मतलब राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसे वस्तु और सेवाओं पर यानी कि वस्तु और सेवाओं के प्रयोग पर से वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, उसे उपभोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपभोग कहते हैं। हमारी ज़रूरतें होती हैं। हमारी ज़रूरत का मतलब देश में रहने वाले हर एक नागरिक की अपनी ज़रूरतें हैं। हर एक नागरिक अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, और उनकी ज़रूरतें क्या होती है, वस्तु और सेवाएं। हर किसी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, स्कूल जाना है, तमाम तरीके घरेलू खर्चे होते हैं। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए आय का एक निश्चित भाग खर्च करना पड़ता है। तो आय का निश्चित भाग जो हम खर्च करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको हम उपभोग कहते हैं। तो इस प्रकार से उपभोग आय का एक भाग होता है, और अगर हमने 1000 रुपये कमाया तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ खर्च करेंगे। मान लो 700 खर्च करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा बचत होगा। तो आय के प्रमुख दो भाग होते हैं, एक उपभोग और एक बचत। जब आय का एक भाग खर्च किया जाता है तो इसके संबंध को हम उपभोग फलन के कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभोग फलन। कंजप्शन फंक्शन, सी पर कंजप्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पर यह समझना है कि आय और उपभोग के बीच में सीधा संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, और इन्हीं संबंधों को हम क्या बोलते हैं, उपभोग फलन। तो इसको शो किया जाता है, सी मतलब उपभोग, एफ मतलब फंक्शन, और ये तो वाई कि उपभोग आय पर निर्भर होता है। उपभोग आय पर निर्भर होने का मतलब होता है अगर आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होगी, और आपकी आय में कमी होती है
तो उपभोग में भी कमी हो जाती है। तो उपभोग फलन को हम एक दूसरे तरीके से शो कर सकते हैं, दैट इज C इक्वल टू C बार प्लस यहाँ पर बार लगा रहता है, ठीक है, बी वाई। यहाँ पर ये जो बी वाई है, ये जो आई है, इसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग, ठीक है। अब ये स्वायत्त उपभोग क्या बोझ समझना है, और इसको बोलते हैं प्रेरित उपभोग, प्रेरित उपभोग। थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए, एक स्वायत्त उपभोग, हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हम इनकम करें या ना करें तब भी हमें कुछ ना कुछ व्यय करना पड़ता है। तो आय का एक, बिना आय का अगर हमारी इनकम जीरो है तो जीरो होने पर भी हमारा कुछ ना कुछ उपभोग, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है, भाई वो कमाता नहीं है लेकिन फिर भी वो खर्च करता है। एक बूढ़ा आदमी कमा भले ना सके लेकिन फिर भी खर्च करता है। तो जीरो इनकम लेवल पर हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हमारा स्वायत्त उपभोग कहते हैं, और ज़िंदगी के लिए ये अनिवार्य, हर कोई व्यक्ति ये खर्च करेगा ही करेगा। उसके बाद वो उपभोग जो आय पर निर्भर करता है कि आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में वृद्धि होगी, ये आय से रहित होता है, इतना तो करना ही करना है। इसके अलावा जो भी हम आय के आधार पर बढ़ाते चले जाते हैं तो इन दोनों का टोटल, यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। अब ये क्वेश्चन बाद में काम होता है उपभोग फलन कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है उपभोग प्रवृत्ति। हमने समझा उपभोग फलन कि उपभोग आय का एक भाग है, तो इसी उपभोग फलन से प्रवृत्ति निकल के आती है। यहाँ जो प्रवृत्ति, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रवृत्ति यानी कि प्रोपेंसिटी का मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत। आदत मतलब कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो सिंपली ये समझिएगा कि आय और उपभोग के बीच में एक आनुपातिक संबंध होता है कि आय का इतना भाग, इतना प्रतिशत व्यय किया जाता है। तो आय का एक निश्चित प्रतिशत, निश्चित भाग जो व्यय किया जाता है, इन दोनों के बीच की जो आनुपातिक संबंध निकल के आता है उसे उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और इस संबंध को हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं कि उपभोग प्रवृत्ति के प्रकार। पहला है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट में APC। और दूसरा होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि ये हो गया MPC। अब इन दोनों को समझो पॉइंट टू पॉइंट क्या है। अब एग्जाम में इन दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है औसत उपभोग प्रवृत्ति की। औसत शब्द बना है कुल से, टोटल को संख्या से भाग करने पर औसत आता है। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 8 से बताया जाता है मैथमेटिक्स में कि औसत, और आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर बात होती है औसत उपभोग प्रवृत्ति। कुल आय और कुल आय का जो भाग व्यय होता है, यानी कि कुल उपभोग, कुल आय और कुल उपभोग के बीच के संबंध को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति ये बताता है कि हम कुल आय का, जितना भी इनकम है, कुल आय का कितना भाग व्यय करते। एक अर्थव्यवस्था में जितने भी राष्ट्रीय आय उत्पन्न हो रही है उसका कितना भाग उस कंट्री के लोग खर्च कर दे रहे हैं। तो कुल आय का कुल व्यय के साथ जो संबंध आता है, अनुपातिक संबंध होता है, उसे औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और उसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है APC इक्वल टू C/Y, मतलब उपभोग वटे आय। उदाहरण देखिए, जैसे एक अर्थव्यवस्था का कुल आय क्या है 100, कुल आय को शो किया जाता है Y से, और वहीं पर आय का कुल उपभोग कितना है 80, यानी कि C। मतलब ये हुआ कि इनकम अगर 100 करोड़ है तो खर्चा कितना है 80 करोड़ है। तो यहाँ से हमें पूछा गया है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है APC इक्वल टू C/Y, और हमारा खर्चा है 80 जबकि हम कमाते हैं 100। इसका मतलब ये हो गया 0.8, और 0.8 ये बताता है कि हम अपने आय का 80% भाग क्या करते हैं, व्यय कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था का उपभोग जितना ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था की वृद्धि भी, गति भी उतनी तेज आगे बढ़, क्योंकि आपका उपभोग, आपका व्यय सामने वाले के लिए आय होता है। आप जितना ज़्यादा वस्तु और सेवाओं को खरीदेंगे, वस्तु और सेवा पर खर्च करेंगे, उतना ही उत्पादन क्रिया बढ़ेगी। इससे
रोजगार वृद्धि पर होगी, मतलब उपभोग पर ही अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती है। तो ये हो गया पहला, औसत उपभोग प्रवृत्ति। लेकिन हमें पता है कि आय एक ऐसी चीज़ है हमेशा एक जैसी नहीं होती है, परिवर्तन होता रहता है। यानी इंसान का मन आज नहीं तो कल बदल जाता है। तो ये तो आय है, आय में भी कमी बेशी होती रहती है। आज हम अगर कम कमाते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि कल नहीं कमाएंगे, कल भी कमाएंगे अगर हमारी कोशिश अच्छी है तो। अगर आज हम बहुत अच्छा कमाते हैं और हम बिल्कुल आलस्य के मारे मर जाते हैं तो कल भी अच्छा कमाएंगे, ऐसी गारंटी नहीं। तो आय में परिवर्तन होता रहता है। तो अगर आय में परिवर्तन होता रहता है तो उपभोग तो भाई आय पर ही निर्भर करता है ना। तो आय में परिवर्तन होने से उपभोग में भी परिवर्तन होगा। ऐसे में आय में होने वाला परिवर्तन, उपभोग में होने वाला परिवर्तन, इन दोनों के बीच के संबंध निकाला जाता है, जिसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। और इसको सिंपली फार्मूले से शो किया जाता है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है उपभोग में परिवर्तन बट्टे आय में परिवर्तन, डेल्टा सी। ये होता है उपभोग में परिवर्तन। क्या होता है? उपभोग में परिवर्तन, कि आय के बढ़ने पर हम कितना खर्च बढ़ा या घटा रहे हैं। और ये हो गया हमारा क्या चीज़? आय में परिवर्तन। और हमेशा होता ही है। अगर हमारी इनकम 10,000 रुपये है तो हम उसी हिसाब से खर्च करेंगे। अगर हमारी इनकम बढ़ के 50,000 होगी तब भी हम उसी हिसाब से खर्च करने लगेंगे। मतलब आय पर निर्भर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि यदि आय देखिए 200 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़ हो जाए, 200 से कितना हो गया? 400, कितना बढ़ गया? आय में वृद्धि हो रही है 200 करोड़। और इससे नतीजा ये है कि उपभोग 150 करोड़ से बढ़ के कितनी हो गई? 300 करोड़ हो गई। तो उपभोग में वृद्धि कितनी होगी? यहाँ पर भी वृद्धि हो गई 150 करोड़ की। मतलब साफ है कि उपभोग में परिवर्तन हुआ 150 करोड़। क्यों? क्योंकि आय में भी परिवर्तन हुआ था कितना? 200 करोड़। अब यहाँ से हम निकालेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब, ये जो डेल्टा है इसका मतलब क्या होता है बेटा? परिवर्तन। कहीं पर भी डेल्टा वर्ड लगाओ तो इसको समझो अर्थशास्त्र में इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 बटे 200, 0 0 कट गया, 2 7 14, 2 5 10, यानी कि ये हो गया आपका 0.75। इसका मतलब ये हुआ कि बढ़े हुए इनकम का 75% हम क्या करते रहे? खर्च करते रहे। समझ में आ गया कि बढ़े हुई इनकम हमारी वृद्धि 200 करोड़ से बढ़ गई, उस 200 करोड़ का 75% हम क्या करते रहे? खर्च करते रहे। तो ये होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। और सीमांत, क्योंकि अब मैंने कहा कि आय का एक भाग अगर हम खर्च कर रहे हैं उपभोग पर, तो जो उसके बाद जो बचा वो होता है बचत, यानी कि सेविंग। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? सेविंग की बात करेंगे। सेविंग को शो किया जाता है एस से। ठीक है, तो यहाँ पर आय का एक भाग जो उपभोग के बाद बचता है, मतलब साफ हो गया कि सेविंग इक्वल टू होता है इनकम माइनस कंजप्शन, यानी कि उपभोग। ठीक है, यहाँ से सेविंग बच गया। अब यहाँ पर क्योंकि आय और उपभोग का अगर संबंध होता है तो सिंपल सी बात है, बचत और आय का भी संबंध होगा। तो कीन्स ने कहा कि बचत आय का फलन होता है, मतलब सेविंग इज डिपेंड अपॉन वाई, कि बचत हमेशा, हमारी इनकम जितनी ज़्यादा होगी हमारी बचत भी बढ़ती चली जाएगी। और यूँ कहे, अगर हम मनुष्य एक विचारवान प्राणी या विचार करके काम करता है तो उपभोग की तुलना में उसकी बचत का प्रतिशत अधिक तेज़ी से बढ़ता है। तो यहाँ पर बचत का फार्मूला बन जाता है एक बचत फलन का, कि S इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ जो 1 माइनस बी है ना, ये बताता है MPS। ठीक है, हालांकि इसको मैं और डिटेल से अभी बताऊंगा। अभी समझिए कि जब हम बचत फलन की बात करते हैं, उसी प्रकार से बचत प्रवृत्ति, कि आय और उपभोग के बीच के आनुपातिक संबंध को बचत प्रवृत्ति कहते हैं। जिस प्रकार से उपभोग प्रवृत्ति में, ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 भाग होते हैं, तो यहाँ पर भी प्रोपेंसिटी टू सेव, सॉरी यहाँ पर कंज्यूम लिखा हुआ देखिए, ये हो जाएगा प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो बचत प्रवृत्ति के प्रकार 2 प्रकार है, औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति को शॉर्टकट में बोला जाता है APS, और यहाँ पर सीमांत बचत प्रवृत्ति बोलते हैं MPS। इन दोनों को समझना है। तो सबसे पहला हो गया औसत बचत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये बताता है कि कुल आय का कितना भाग बचत कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं। तो
कुल आय और कुल बचत के बीच के अनुपातिक संबंध को कहते हैं, जहाँ फार्मूला निकल के आता है बचत बट्टे आय, कुल आय और ये हो गया कुल बचत, और शॉर्ट टर्म लिखते हैं APC इक्वल टू S/Y। ठीक है, जैसे एक अर्थव्यवस्था का इनकम हमारा 100 है और बचत हो रहा है 30, कितना हो रहा है 30, तो बचत औसत बचत प्रवृत्ति निकालना है, तो ये हो गया APC इक्वल टू S/Y। ठीक है, ये हो गया औसत बचत प्रवृत्ति का फार्मूला। तो बचत कर रहे हैं हम 30 करोड़, जबकि हमारी इनकम हो रही थी 100 करोड़, इसका मतलब ये हो गया हमारा 0.3, कितना हो गया 0.3। कहने का मतलब ये हो गया हम अपनी कुल आय का 30% क्या ले रहे हैं, बचा ले रहे हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। आय में परिवर्तन हुआ तो उपभोग में परिवर्तन होता है। अब अगर उपभोग में परिवर्तन होता है तो बचत में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब होता है बचत में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के आनुपातिक संबंध को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। मतलब यहाँ पर डेल्टा S बटे डेल्टा Y, ये हो गया आपका क्या, बचत में परिवर्तन, और ये हो गया हमारा आय में परिवर्तन। जाहिर सी बात है, आय बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी। जैसे अगर उपभोग आय 100 करोड़ से बढ़कर 120 करोड़ हो जाए, ठीक है, हमारी इनकम जो है 100 से बढ़ के कितनी हो रही है 120, तो वहीं पर बचत 20 करोड़ से बढ़ के कितनी हो रही है 30 करोड़। तो कहने का मतलब होता है जो आय में परिवर्तन हुआ वो कितने करोड़ का हो गया 20 करोड़ का, 120 माइनस 20 यानी कि 20 करोड़। और वहीं पर बचत में परिवर्तन हो गया 20 से हुआ 30 यानी कि 30 माइनस 20 यानी कि 10 करोड़। तो इससे हमारा क्या निकल के आया कि हम निकालेंगे MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। डेल्टा S है 10 और डेल्टा Y है 20, इसका मतलब ये हो गया 0.5, यानी कि बढ़े हुए इनकम का 50% हम बचा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको कैलकुलेट करने का। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति के संबंध। जैसे कि मैंने हमें एक ऐसा कहा है कि आय के दो भाग होते हैं, एक उपभोग व्यय और एक बचत। ठीक है, एक उपभोग और एक बचत। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोग और बचत को जोड़ेंगे तो आय बनेगा। अगर दोनों ही साइड में अगर y से क्या करें, भाग करें, क्या करें y से भाग करें, तो क्या होगा देखिए y अपॉन वाई इक्वल टू सी अपॉन वाई प्लस एस अपॉन वाई। ये मैथमेटिकल रूल होता है। ठीक है, अब अगर y से y भाग कर दे तो निकल के आता है एक c अपॉन वाई, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज़ APC, और s अपॉन वाई जिसको बोलते हैं हम APS। अब यहाँ से सीधा संबंध निकल के आया कि किसी भी अर्थव्यवस्था में औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि APC और APS का टोटल हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, क्योंकि एक भाग खर्च करोगे तो दूसरा भाग बचेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर दो फॉर्मूले और निकल के आता है। अगर आपको APC निकालना होता है तो एक में से APS को माइनस कर देंगे, और वहीं पर अगर APS निकालना हो तो एक में से APC को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दो फार्मूले और बन जाते, एक क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त काम आता है। फिर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। जैसे कि मैंने शुरू से कहा है कि आय में परिवर्तन होता है तो उससे उपभोग में परिवर्तन होगा, और उपभोग में परिवर्तन होता है तो हमारा बचत में भी परिवर्तन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर भाग कर देंगे, किसे दोनों ओर भाग करेंगे डेल्टा Y से। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये हो गया डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। क्या नज़र आया, इससे भाग करेंगे, ये हो जाएगा एक, ये जो फार्मूला बना है ये अगर इसका MPC का और ये बना है MPS का। इसका मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वही आता है कि MPC और MPS का टोटल हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर MPC अगर अलग से निकालना है तो उसमें 1 में से MPS माइनस कर देंगे, और अगर MPS निकालना है 1 में से MPC को माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इफ डेल्टा C और डेल्टा Y दोनों ही आपस में बराबर हो तो उस केस में
MPC कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस केस में MPS कितना हो जाएगा, 0। लेकिन ये एक ही केस होता है जब कंजप्शन पूरा का पूरा आय में होने वाला परिवर्तन व्यय कर लिया जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक चीज़ हम रखिएगा कि MPC ना 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना ही 0 से कम हो सकता है, ठीक है। उसी तरह MPS भी ना ही 1 से ज़्यादा हो सकता है, ना ही ये 0 से कम हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर हम APC और APS की बात करते हैं, हमारा APS क्या हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। ये नेगेटिव तब होगा जब हमारा इनकम की तुलना में कंजप्शन क्या होता है, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजप्शन। इनकम नहीं कर रहे हैं तब भी हम कंजप्शन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हैं, उस टाइम हमारा APC जो है 1 से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब होता है। लेकिन APS कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारित कारण। हम जो उपभोग करते हैं, हम जो व्यय करते हैं अपनी जरूरत पर खर्च करने के लिए, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती हैं। सबसे पहले हमारी आय, सबसे पहला पॉइंट ये आय, हमारी इनकम कितनी है। हम हमेशा अपनी इनकम को देखते हैं, हालांकि कुछ लोग औकात से बाहर खर्च करते हैं, वो मैटर अलग है, लेकिन अपने डेली लाइफ में एक व्यक्तिगत रूप में मैं कहूँगा कि मैं पहले आय देखता हूँ कि मेरी इनकम कितनी है। इनकम के अकॉर्डिंग हम खर्च करते हैं। खर्च बढ़ाना है तो सबसे पहले इनकम को बढ़ानी होगी। आय का बंटवारा कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। अमीर लोगों का खर्चा ज़्यादा होता है, गरीबों का खर्चा कम होता है। कीमत एवं मजदूरी का स्तर कैसा है, निगमों की व्यावसायिक नीति कैसी है, अप्रत्याशित लाभ एवं हानि कैसा है, मतलब अनएक्सपेक्टेड कि हम भविष्य में रिलेटेड जोखिम क्या है, जनसंख्या की संरचना कैसी होती है। किसी अर्थव्यवस्था में आय के अलावा जनसंख्या का स्तर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आय, व्यक्तिगत आय में कमी। जैसे भारत में GDP बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यक्तिगत आय की कल्पना करेंगे तो बहुत कम आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारी उपभोग प्रवृत्ति निर्भर करती है कि हम किस प्रकार से उपभोग करते हैं एक अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये दोनों समझ में आ गया। फिर आता है हमारा विनियोग। विनियोग यानी कि निवेश। पूंजीगत वस्तुओं के भंडार में वृद्धि करना ही निवेश कहलाता है। हमारे पास जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, जो पूंजीगत पदार्थ है, अगर उसकी मात्रा को हम बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास एक मशीन है, एक मशीन और खरीदना चाहते हैं, हमारे पास एक फैक्ट्री लगी हुई है, हम एक फैक्ट्री और लगाना चाहता है, हमारे पास एक प्लॉट है, एक प्लॉट और लेना चाहते हैं, तो इसे पूंजीगत पदार्थ कहते हैं, पूंजीगत वस्तुएं जो लंबे समय तक काम आती है। अगर इन सब की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो खर्च करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आपने खर्च किया है उसी को निवेश कहते हैं। निवेश 2 प्रकार के होते हैं किन्स के अनुसार, एक होता है वित्तीय निवेश और एक होता है वास्तविक निवेश। वित्तीय निवेश का मतलब होता है जब हम पुराने भंडार या शेयरों को खरीदते हैं या बेचते हैं, खरीदते हैं तो उसको वित्तीय विनियोग कहते हैं। और वास्तविक विनियोग जब हम नई चीज़ों को खरीदते हैं, एकदम नए वाली चीज़ों, एक नया मशीन खरीद लिया, नया घर बना लिया, तो वो हो गया हमारा रियल इन्वेस्टमेंट। अगर हमने किसी के पुराने घर को खरीद लिया तो हमारा हो गया वो वित्तीय इन्वेस्टमेंट। अब निवेश के बारे में समझें। किन्स ने कहा है निवेश से अभिप्राय पूंजीगत पदार्थों में होने वाली वृद्धि से है, और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है विनियोग से अभिप्राय वस्तुओं और वर्तमान भंडार में वृद्धि। जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो कैपिटल हो या फिर कोई दूसरा, अगर किसी प्रकार की वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो उस पर जो खर्च करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विनियोग यानी कि निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसको शो किया जाता है कैपिटल आई से। नॉर्मली निवेश के 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेरित विनियोग और एक होता है स्वायत्त यानी कि स्वतंत्र विनियोग। जब हम प्रेरित विनियोग की बात करते हैं, प्रेरित विनियोग का मतलब होता है एक ऐसा निवेश जो आय पर निर्भर करता है। किस पर? आय पर, ठीक है। ये हो गया आय, और यहाँ पर हो गया निवेश की मात्रा। अगर आय में वृद्धि होती है तो निवेश भी बढ़ती चली जाती है। आय में वृद्धि होती है तो निवेश भी वृद्धि होती जाती है। तो ऐसे विनियोग को प्रेरित विनियोग कहते हैं कि हम पहले देखते हैं यहाँ से हमारी इनकम आ रही है या नहीं आ रही है। इनकम आती है तो ज़्यादा इनकम है तो उस पर हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे, कम इनकम है तो कम पैसा लगाएंगे। जबकि स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश आय से रहित होता है। क्या होता है? आय रहित होता है, मतलब यहाँ पर आय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो निवेश को हर स्तर पर करना ही पड़ेगा, इनकम कम हो या ज़्यादा हो। तो एक ऐसा निवेश जो
बिना इनकम को देखे किया जाता है, जो सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था की को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, बिना इनकम को देखे हुए, वो स्वायत्त या फिर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो ये देखा जाता है इनकम है तो पैसा लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। ठीक है, अब इन दोनों ही को थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो पहला है प्रेरित विनियोग यानी कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, एक ऐसा निवेश जो मुख्यतः इस बात पर डिपेंड करता है कि जहां हम निवेश कर रहे हैं वहां से हमारी इनकम आ रही है या नहीं आ रही है। इनकम यहाँ पर दो प्रकार से मिलती हैं, एक होता है लाभ के रूप में, एक होता है ब्याज के दर के रूप में। अगर निवेश हम आय को देखते हुए करते हैं तो उसे हम प्रेरित निवेश कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अक्टूबर नवंबर के दिनों में हम देखते हैं मार्केट में भीड़ जमा हो जाती है, मार्केट की बाज़ारें गुलजार हो जाती हैं, बिल्कुल क्योंकि उस समय लोगों के पास पैसे आते हैं। हाँ, तो उसी को देखते हुए दुकानदार जो है अपनी दुकानों की रौनक बढ़ाने के लिए नया नया माल भरते हैं, नई नई चीज़ें लेके आते हैं, एट्रैक्टिव लगाते हैं, पैसा लगाते हैं ताकि उसकी दुकान को देखे कस्टमर। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रेरित निवेश। क्यों? क्योंकि उनको पता है अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तभी जब हम यहाँ पर पैसा लगाएंगे। तो पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इनकम को बढ़ाना है, तो ये होता है प्रेरित निवेश। जो प्रेरित निवेश होता है वो दो तरीके से बातों निर्भर करता है। जब मैंने कहा था, एक होता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता, दूसरा होता है ब्याज की दर। अगर कहीं पर हम पैसा लगा रहे हैं, मतलब पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं ताकि रिटर्न में हमें कुछ मिले। अगर मैं कहीं पर 10 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कुछ रिटर्न मिले। क्या मिले? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब हम रिटर्न मिले। हम ये चाहते हैं 10 लाख रुपए से हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। मैं मानता हूं अगर 20% का रिटर्न मिलता है तो ये हमारा होगा पूंजी की उत्पादकता, कि बदले में पैसा लगाने से वो पैसा मुझे कितना वापस ला के दे रहा है, कितना मुनाफा ला के दे रहा है। तो इसको बोलते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता। मतलब पूंजी की सीमांत उत्पादकता किसी नई पूंजी संपत्ति से प्राप्त होने वाली अनुमानित लाभ की दर है। आप पहले सोचोगे ना कि पैसा लगा रहा हूं तो भाई मिलेगा कितना, फोकट का तो लगाना नहीं है कि पैसा मेहनत से कमाई की हुई है। हम कहीं पर पैसा इसलिए लगाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से कितना मिले। जो हमें मिलने की आशा होती है कि हमें फ्यूचर में कितना मिलने वाला है, और हमने कितना पैसा लगा रखा है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत दक्षता, पूंजी के अंदर कितनी पावर है कि इनकम ला के दे हमें। फिर होता है ब्याज की दर, या फिर हम किसी को पैसा उधार देते हैं। अगर पैसा उधार देते हैं तो ब्याज की दर पहले ही निश्चित हो जाती है, और ब्याज की दर दो प्रकार से होती है। दो लोगों की आपसी संपर्क से भी ब्याज की दर निर्धारित होती है। ये जो बाजार में चलता रहता है बाजार रेट, दो प्रकार से होता है। इन दो चीज़ों को देखते तभी पैसा कहीं पर लगाते हैं। नेक्स्ट है स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश। वो निवेश जो इनकम लेवल को नहीं देखता है, यहाँ पर इनकम से इनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था जैसे हमें रहना है, सर छुपाना है, इनकम हो या हमें घर बनाना है, पैसा लगा दिया और वो घर हमेशा हमारे लिए परमानेंट रह जाएगा। भाई पर हमें रहना है, हम इनकम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमें वो रहना है, ज़िंदगी चलाना है। उसके बाद देश की गाड़ी को आगे बढ़ाना है, अच्छे रोड चाहिए, लोगों की जो है बेसिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, तो सरकार को खर्च करना पड़ता है। और बिना किसी आय की आशा की, जो आशा रहित निवेश होता है ना, उसी को हम यहाँ पर स्वायत्त या फिर स्वतंत्र निवेश के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट। कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। मैं सोचता हूँ मैं वही पढ़ाऊँ जो आपको समझ में आए, मैं वही पढ़ाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में है, वही पढ़ाऊँ जो आपके उपयोग में आए। ठीक है, मैं फालतू की गॉसिप नहीं करता हूँ, मैं फालतू के चुटकुले नहीं सुनाता हूँ। कंटेंट A1 रहता है, इसलिए शायद लोग बच्चों को पसंद कम आता है, लेकिन वही बच्चे मेरे साथ जुड़े रहते हैं जिनको पढ़ना है। तो अगर आपको पढ़ना है तो लाइक करके शेयर कर दो, और आपके दोस्तों को भी पढ़ना है तो उनको भी शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।